पुनर्विवाह में भी मंगली विचार करना चाहिए? बिल्कुल विचार करना चाहिए। लड़का मंगली है, लड़की नहीं है, या लड़की है लड़का नहीं है, तो क्या विवाह करना चाहिए? ऐसा जरूरी नहीं कि मांगलिक का विवाह मांगलिक व्यक्ति के साथ ही हो। बहुत घातक परिणाम होते हैं, बहुत अच्छे गुण मिलने के बाद में भी। नीले ड्रम वाली कथा तो याद होगी। मन किसी व्यक्ति के साथ में लग गया मंगल शुक्र की युति के कारण, तो वो क्या है कि पति को दुश्मन समझने लग जाती है। जो घट विवाह होता है, इससे कितना प्रभाव मंगली का कम पड़ जाता है? दान करने के बाद में कुछ समय के लिए रिलीफ रहता है, लेकिन उसके बाद में फिर से दोबारा से उस प्रकार की स्थितियां आ जाती है। बुढ़ापे के अंदर भी जाकर के तलाक हो जाते हैं। बिल्कुल सही कहा। वो इसीलिए होती है क्योंकि मंगल जो है वो अपना इफेक्ट दे ही नहीं पाया। मंगली योग था, बच्चा हमारा 28 साल का हो गया है, अब तो योग खत्म है, अब कहेगा मंगली कर दो शादी। मंगल का प्रभाव तो मैं कहता हूँ कि जीवन में हमेशा रहता है। अगर कोई व्यक्ति मांगलिक है और एक नॉन मांगलिक है और जिसको परेशानी आ रही है, उस व्यक्ति को मंगल से संबंधित उपाय करते रहने चाहिए समय समय पर। मंगल की जो राशि है वो मेष और वृश्चिक राशि है। यानी मंगल मेष वृश्चिक में बैठा तो बलवान है। बलवान है। लड़का मांगलिक है, लड़की नहीं है, तो चलो इसका विष्णु विवाह करा दो। हाँ। तो ये कितने कारगर होते हैं? दवा लेने के बाद में उसको कुछ देर के लिए रिलीफ मिलता है जी। आप उसको ये मत मानिए कि रोग खत्म हो गया। रोग तो जीवन भर रहता है। अमंगल होते भी देर नहीं लगती अगर मंगल ग्रह का विचार नहीं किया जाए। बिल्कुल। डिविनेशन टॉक के इस पॉडकास्ट में आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो समाज में इतनी व्यापकता के साथ में फैला हुआ है कि कई लोग इसे लेकर बड़ा भ्रमित रहते हैं। हम बात करेंगे मंगली विचार पर। मंगली विचार एक ऐसा विषय है जो कई सालों से लोगों को भ्रमित करता आया है। अक्सर जब बच्चा जन्म लेता है तो माता पिता बोलते हैं अरे हमारा बच्चा तो मंगली है, और वो चिंतित हो जाते हैं, जबकि ऐसा होता नहीं है। दुनिया में लगभग 40 से 45% लोग मंगली होते हैं। बस बात इतनी सी होती है भाई कि मंगली का विवाह किससे किया जाए, इतनी सी बात है। तो आज मंगली विचार पर अपने पूरे अच्छे विचार जो आप जान लेंगे तो ये मान करके चलें कि उससे आपको बहुत कुछ इस सब्जेक्ट के बारे में क्लियर हो जाएगा। इस पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए ज्योतिषाचार्य अशोक शर्मा जी हमारे इस पॉडकास्ट पर आए हैं। हम उनसे मंगली विचार से संबंधित सभी जितने भी पॉइंट्स हैं सभी पर बात करेंगे। तो पूरा पॉडकास्ट देखना और यह आपके जीवन को काफी हद तक परिवर्तित करेगा। नमस्कार अशोक जी, कैसे हैं आप? नमस्कार सर, बिल्कुल बहुत अच्छा। और आज आपने हमें इस मंच के ऊपर मौका दिया है ज्योति डिविनेशन टॉक के ऊपर, तो मैं अपने को बहुत आभारी महसूस कर रहा हूँ जी। तो देखिए, आज आप यहाँ आए हैं एक ऐसे विषय पर हम बात करने वाले हैं, मंगली विचार। सबसे पहले तो मैं आपसे अशोक जी जानना चाहता हूँ कि ये जो मंगली विचार होता है, कई इसे लोग मांगलिक विचार कहते हैं, कई मंगली चुनरी कहते हैं, अलग अलग नामों से भी जानते हैं। तो ये मंगली होता है या मांगलिक होता है? सबसे पहले तो ये बताइए आप। सर, दोनों के शब्दों में ही काफी फेरबदल है। जैसे कि मांगलिक जो आपने शब्द कहा है ये शुभ कार्यों को दर्शाता है जी। आपने कहा कि मांगलिक जो है, मैं सबसे पहले एक श्लोक बोलना चाहूंगा जो कि मंगल को दर्शाता है, यानी कि शुभ कार्यों को दर्शाता है, जो कि प्रत्येक कार्ड के ऊपर, शादी के ऊपर लिखा रहता है। जैसे कि मान लीजिए कि गणेश जी का मंत्र सभी जानते हैं, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। जी बिल्कुल। ये इसीलिए रहता है क्योंकि हमारे जितने भी विवाह आदि कार्य हैं वे मांगलिक रहे, यानी कि हमारे जीवन में किसी प्रकार की विघ्न बाधाएं ना आए, जी, जीवन में किसी प्रकार की समस्याएं ना आए। तो ये मांगलिक चीज को दर्शाता है कि हमारे कार्य में कोई भी शुभ कार्य हो रहे हैं वो मांगलिक चीज को दर्शाएंगे जी। और मंगल से संबंधित यानी ग्रह से संबंधित अगर किसी प्रकार की परेशानी होती है वो मंगली दिखाता है। यानी कि जितने भी जन्म पत्रिका के अंदर योग बनेंगे वो मंगली योग बनता है। लेकिन बोलने में अक्सर देखा जाता है कि मांगलिक लोग कह देते हैं जी, जबकि मंगली कहना चाहिए। वैसे मंगली होता है जी, क्योंकि मंगल ग्रह के कारण ये योग बनता है, इसलिए इसको मंगली योग कहते हैं। तो आप ये बताइए कि जैसे जब जन्म पत्रिका में लड़का और लड़की का विवाह होता है, वर और वधू का जब हम गुण मिलान करते हैं तो उसके साथ में मंगली मिलान करना बड़ा ही आवश्यक होता है। तो ये पहली बात तो ये मंगल जो होता है उससे मंगली विचार 9 ग्रहों में मंगल से ही क्यों होता है, पहली बात। और दूसरा, ये मंगली विचार का क्या क्राइटेरिया जन्म पत्रिका के अंदर? देखिए, जन्म पत्रिका जब देखते हैं तो मंगल की एक अहम भूमिका होती है जी। यानी कि जो विवादी कार्यक्रम होते हैं उसके अंदर मंगल जो है वो ऊर्जा को दिखाता है जी। यानी कि हमारे जीवन में ये ऊर्जा, जितनी भी प्रकार की ऊर्जाएं होती है, जितनी भी पॉजिटिव एनर्जी होती है, उसका संचार मंगल ग्रह के कारण होता है जी। इसलिए क्या होता है, मंगल का विचार करना बहुत जरूरी आवश्यक होता है, क्योंकि अगर मंगल का विचार नहीं किया तो
ये उपद्रव भी मचा देता है। यानी कि मंगल और अमंगल दो शब्द होते हैं। जी अमंगल होते भी देर नहीं लगती अगर मंगल ग्रह का विचार नहीं किया जाए। बिल्कुल। अब आपने पूछा कि मंगल को कैसे देखा जाए, मंगलिक योग जो होता है वो जन्म पत्री में कैसे देखें? हाँ, वो कैसे देखें। तो सबसे पहले होता है कि मंगलिक योग देखना एक सबसे बड़ी बात होती है। उसको बहुत सारी कुंडलियों के माध्यम से देखा जाता है। जैसे कि 80% जो होता है वो मंगलिक योग लगन कुंडली के आधार पर देखा जाता है। जी लगन कुंडली को आधार करके इस प्रकार देखेंगे कि आप अपनी जन्म पत्रिका निकाल लीजिए, उसके अंदर जो लगन कुंडली जहां लिखा हुआ है वहां पर पहला जो भाव होता है यानी फर्स्ट हाउस, उसके अंदर लय लिखा हुआ है। लय का मतलब है कि वो फर्स्ट हाउस है। जी। अगर आपके फर्स्ट हाउस में, वहां से आगे गिनते चले जाएंगे अपन, फर्स्ट हाउस में, फोर्थ हाउस में, सेवंथ हाउस में, एट्थ हाउस में और 12th हाउस में अगर मंगल की स्थिति हो तो वह व्यक्ति मांगलिक कहलाता है, यानी मंगली कहलाता है। बिल्कुल। और इसका विचार बहुत सारी कुंडलियों के माध्यम से किया जाता है। जैसे कि चंद्र कुंडली से भी देखते हैं, लड़कों की कुंडली के अंदर नवमांश कुंडली से भी इसका विचार किया जाता है, लड़कियों की कुंडली में त्रिंशांश कुंडली से इसका विचार किया जाता है। जी। तो बहुत सारी प्रक्रियाएं होती है जिनके आधार पर अपन मंगल का विचार कर सकते हैं। जी बिल्कुल, कि व्यक्ति मंगली है। बिल्कुल। तो आपने कहा कि जैसे आपने लग्न कुंडली एक शब्द बोला, ये तो चलो समझ में आता है कि सबसे पहले सबसे बड़ा चक्र ये होता है। ये आपने बोला कि नवांश कुंडली में भी देखना चाहिए, चंद्र कुंडली से भी देखना चाहिए, लेकिन नॉर्मली मैंने ये देखा है कि लोग जब गुण मिलवाते हैं उसमें जो मंगली विचार करते हैं तो अक्सर लोग केवल लग्न कुंडली से ही मंगली विचार किया करते हैं। अब मान लो कि जन्म पत्री में एक लड़का और लड़की मंगली जो है मान लो लग्न कुंडली से है या नहीं है, लेकिन बाकी से मान लो चंद्र कुंडली से हैं या त्रिंशांश या नवांश की आपने बात की, तो उसका क्या इम्पैक्ट या प्रभाव होता है? देखो, जन्म पत्रिका में प्रत्येक जो कुंडलियां होती है वो अपना अपना प्रभाव देती है। जैसे कि आपको मैरिड लाइफ के बारे में विचार करना हो तो लड़की की कुंडली में त्रिंशांश कुंडली भी एक अहम भूमिका निभाती है। लड़के की कुंडली में नवमांश कुंडली जो होती है वो क्या है कि विवाह से संबंधित चीजों को देख सकते हैं अपन की उसके कितने दुष्प्रभाव होंगे। लेकिन लगन कुंडली अपने जीवन में 80% रोल अदा करती है। जी जी बिल्कुल। कि 80% आपको फलादेश करना है तो लगन कुंडली के आधार पर ही फलादेश किए जाते हैं। चंद्र कुंडली जो होती है वो चंद्रमा को आधारित करके कुंडली बनाई जाती है और उसमें क्या है 20% जो होते हैं वो अपने फल रहते हैं। गोचर के आधार पर जो अपन फलादेश करते हैं, रोजाना राशि फल देखते हैं, वो चंद्र कुंडली के ऊपर आधारित बिल्कुल सटीक फल प्रदान करते हैं। जी जी बिल्कुल। तो इस प्रकार से प्रत्येक कुंडलियों का एक अलग अलग फल बताया गया। तो चलो ठीक है, आपकी बात मान ली। अब मुझे बताइए, एक लड़का और एक लड़की है, अब उन दोनों का मंगली विचार करना है, कैसे करेंगे? शुरुआत कैसे करेंगे? उसमें शुरुआत करेंगे कि दोनों की जन्म पत्रिकाएं अपन को लेनी पड़ेंगी जी। उनका उसके लिए अपन को चाहिएगा उनका नाम की कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि नाम तो किसी भी प्रकार के रखे जा सकते हैं। प्रसिद्ध नाम कोई भी हो सकता है। प्रसिद्ध नाम कोई भी हो सकता है। उसका कोई आप आपस में मैचिंग में लेना देना मैचिंग में कोई लेना देना नहीं है। उनका जो जन्म नाम होगा वो चंद्रमा पर आधारित होगा। चंद्रमा जहां पर होगा वहां पर उसकी वो राशि होगी और उसके आधार पर ही जन्म नाम निकलेगा जी। तो इस प्रकार से अपन चंद्र कुंडली यानी चंद्रमा जहां पर होगा उसके आधार पर उसका नाम अक्षर लेकर के और कुंड मिलान वो जन्म राशि हो जाती है। हाँ, अब उसके अंदर अपन को देखना पड़ेगा कि जन्म पत्रिका में जो मंगल की स्थिति कैसे है। दोनों की जन्म पत्रिका के आधार पर लगन कुंडली का निर्धारण किया जाएगा जी। लगन कुंडली को आधारित करके आपको देखना पड़ेगा कि फर्स्ट हाउस में, फोर्थ हाउस में, सेवंथ हाउस में, एट्थ हाउस में, 12th हाउस में से किसमें मंगल है जी जी। उसके आधार पर दोनों की गुण मिलान किए जाएंगे। साथ में जो नामाक्षर निकलेगा उसके आधार पर जो अपने ज्योतिष के पंचांग वगैरह होते हैं उसके अंदर अपन एक सारणी बनी होती है गुण मिलान की, उसके आधार पर अपन गुण मिलान करते हैं जी। उसके अंदर बहुत प्रकार की चीजों को विचार किया जाता है, जैसे कि अष्टकूट गुण मिलान होता है। अष्टकूट के आधार पर गण वगैरह का ध्यान दिया जाता है, नाड़ी दोष का विचार किया जाता है। इस प्रकार से बहुत सारी चीजों को मिला करके फिर उनके गुण मिलान किए जाते हैं जी। वो गुण मिलान जो होते हैं वो ऑथेंटिक नहीं होते कि उनके आधार पर आप मैरिड लाइफ को देख सकें कि वो बिल्कुल बहुत अच्छी रहेगी। केवल एक रेफरेंस होता है। एक रेफरेंस होता है। वहां पर बहुत सारी चीजों का, जैसे कि गुण मिलान के आधार के अलावा हमें देखना चाहिए कि उसके अंदर मंगल योग किस प्रकार के हैं, राशि मैत्री है या नहीं है जी जी, या फिर मंगल की कैसी पोजीशन है, उसके आधार पर सब चीजों का। तो मंगली विचार कैसे करेंगे? जैसे लड़का लड़की दोनों की लगन कुंडली हमने ओपन कर ली, अब मंगली विचार करना है तो शुरुआत कैसे करेंगे? या आम जैसे हमारे आम दर्शक हैं वो जानना चाहते हैं, उनको बताओ कि भाई ये कुंडली हो गई है, ये लड़के की, ये लड़के की, अब तुम्हें मंगली योग देखना, तो बताओ कैसे बताएंगे? मंगली योग मैंने जैसे आपको बताया कि दोनों की लगन कुंडली के आधार पर, मंगल की स्थिति के आधार पर अपन मंगल का विचार करेंगे जी। अगर मैंने आपको बताया कि जैसे फर्स्ट हाउस में मंगल होगा, फोर्थ हाउस में होगा, सेवंथ हाउस में होगा, एट्थ हाउस में होगा या 12th हाउस में अगर मंगल होगा, बिल्कुल, और दोनों की ही इस प्रकार की स्थिति बनी, मतलब दोनों मंगली होने चाहिए तभी विवाह हो सकता है। दोनों केवल लड़का मंगली है या केवल लड़की मंगली तो नहीं। हाँ। तो चलो ये बात तो समझ में आई हमें
कि मंगल जो होता है, ये जो आपने हाउस बोले 1st 4th 7 8 और 12, हाँ। लेकिन दोनों का मंगल होगा तो दोनों जो है वो इसके अंदर मंगली कहलाएंगे। अब मान लो कि ये लड़का जो है उसके तो इन हाउस में मंगल है, हाँ। लेकिन लड़की के नहीं है। हाँ। लेकिन फिर भी और डीप में विचार करना हो तो और क्या क्या देखना चाहिए इसके अंदर? डीप में विचार करने के लिए हमें सारे ग्रहों की युतियों के आधार पर विचार करना पड़ेगा कि मंगल की पोजीशन किस प्रकार की बनी है, किन ग्रहों के साथ बैठी हुई। जी। अगर मंगल पाप ग्रहों के साथ में उनकी दृष्टि पड़ रही है। पाप ग्रह कौन कौन से, मतलब पाप ग्रह जैसे मान लीजिए कि सूर्य को पाप ग्रह कहा जाता है, शनि को पाप ग्रह कहा जाता है, राहु और केतु जो है, मतलब मंगल अगर सूर्य शनि राहु केतु के साथ बैठा हो तो क्या होता है? मंगल जो है सूर्य के साथ में शनि राहु केतु के साथ में बैठेगा तो उस प्रकार की पावर और ज्यादा बढ़ जाती है, ज्यादा जनरेट पावर होती है, मतलब मंगल और पावरफुल हो जाता है। जिसके कारण जैसे कि मान लीजिए कि मंगल अपनी नीच राशि कर्क राशि के अंदर बैठा हुआ है जी, तो कर्क राशि का मंगल है और उसके साथ में राहु की भी दृष्टि उसके ऊपर बैठी हुई है। जी। तो इस प्रकार का हाल कैसा होगा कि कोई एक गुंडा है और उसके ऊपर किसी नेता का भी हाथ है। जी। तो नेता का हाथ होने के बाद में जो वो क्राइम कर रहा है उस समय वो डर सकता है जी, लेकिन अगर उसके ऊपर किसी का हाथ नहीं हो तो वो डरेगा जी। लेकिन अगर उसके ऊपर पूरा हाथ होगा कि भाई मैं तेरे को बचा लूंगा तो उसके बाद में क्या होता है, उसकी पावर ज्यादा बढ़ जाएगी। जी। और वो किसी भी प्रकार का क्राइम करना चाहता है वो करेगा आराम से। ओके, तो आपका कहने का मतलब ये है कि राहु मंगल जो एक अंगारक योग होता है, जहाँ मंगल नीच राशि का, आपने एक अच्छा एग्जाम्पल दिया। अब मान लो कि लड़के की जन्म पत्री में तो राहु मंगल कर्क राशि में है जी, तो लड़की में किस स्थिति में होना चाहिए कि इनको विवाह करना चाहिए? देखिए ऐसा जरूरी नहीं कि मांगलिक का विवाह मांगलिक व्यक्ति के साथ ही हो। अच्छा, उसके लिए एक सारणी दी हुई है जिसके आधार पर बहुत सारे योगों का विवेचन किया गया है, जैसे कि अपने बृहत्पारस अरोरा शास्त्र है, मुहूर्त दीपक है। इस प्रकार के जो बड़े बड़े ग्रंथ हैं उनके अंदर ऐसा लिखा है कि मंगलिक का विवाह मंगलिक के साथ ही हो, ऐसा जरूरी नहीं है। क्योंकि किसी भी प्रकार का रोग हो जाता है हमारे शरीर में तो उसके लिए कोई ना कोई मेडिसिन बनी होती है। जी बिल्कुल, ऐसा जरूरी नहीं कि बुखार हो गया तो वो उतरेगा ही नहीं, उसके लिए कोई मेडिसिन नहीं है। उसी प्रकार से ग्रह जो है वो अपने अपने भाव में जब बैठे रहते हैं तो उससे संबंधित ग्रहों की एक युतियां होती है जिनको आधारित करके अपन ये कह सकते हैं कि हाँ ये व्यक्ति मांगलिक है लेकिन इसका विवाह दूसरे व्यक्ति के साथ भी किया जा सकता है। वो कौन से योग होते हैं, हमें योग बताइए। वो ऐसे योगों को अपन चर्चा करेंगे। तो जैसे कि आप मान लीजिए कि वर की कुंडली, लड़की की कुंडली हो जी, और लड़के की कुंडली में मंगल का एक योग बना हुआ है, मतलब मंगली है वो, मंगली है वो जी, और लड़की जो है वो नॉन मंगली है जी। अब मान लीजिए कि उसके मंगल की स्थिति और कहीं है, लड़की की कुंडली में मंगल 10th हाउस में है मान लीजिए, बिल्कुल, तो वो मंगलिक नहीं होगी जी। अब वहां पर अपन देखेंगे कि शनि ग्रह की पोजीशन कैसी है। ओके, यानी कि शनि पाप ग्रह है जी, तो मंगल की काट जो है वो पाप ग्रह ही कर सकते हैं जी, तो शनि उसकी काट करेगा। यानी कि अगर मंगल मान लीजिए लड़की की कुंडली के 1st हाउस में जी और लड़की की कुंडली में 1st हाउस में शनि बैठा हुआ है, बिल्कुल बिल्कुल, तो विवाह हो सकता है फिर? तो बिल्कुल हो सकता है। क्या बात है, मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि जैसे जो हाउस बताए थे आपने 1 4 7 12, जी बिल्कुल, इसी तरह से इनमें अगर मंगल बैठा है एक में और एक में अगर शनि भी जाके बैठ गया है जी बिल्कुल, तब भी ये मंगली मान लिया जाएगा। तभी आजकल लोग कहते भी हैं, जैसा मैंने भी सुना है, कि मंगली विचार जो है वो मंगल और शनि दोनों से किया जाता है। जी। तो क्या ये इसका रीजन है, इसका मतलब शास्त्र प्रमाण मिलता है कि हाँ ऐसा किया जा सकता है विवाह? हाँ बिल्कुल, ये शास्त्रों पे लिखी हुई है, बड़े बड़े ग्रंथ है, फलदीपिका है, बृहत्पारस अरोरा शास्त्र है, बिल्कुल, अपने जो मुहूर्त जातक मुहूर्त पारिजात, इस प्रकार के जो ग्रंथ हैं उनके अंदर सभी में विवाह से संबंधित एक प्रकरण है जिसके अंदर मंगल का विचार करके और इस प्रकार के ग्रहों की एक युतियां बताई है बिल्कुल, कि इन चीजों का परिहार हो सकता है। वो परिहार दोष के अंतर्गत आता है जी। जैसे कि मान लीजिए कि 7th हाउस में अगर मंगल चला गया तो बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है वो जाकर के, बिल्कुल, वो जीवन साथी का भाव होता है, जीवन साथी का भाव होता है। 8th हाउस में अगर मंगल चला गया तो उसके अंदर उसकी पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। बिल्कुल, इसी प्रकार से क्या होता है कि ग्रहों की सौम्यता देखी जाती है। सौम्य ग्रह अगर उन स्थानों पर सौम्य मतलब सौम्य ग्रह का मतलब हो गया कि चंद्रमा जैसे शुक्र ग्रह जिसे कहते हैं, हाँ शुक्ल पक्ष का चंद्रमा हो जी बिल्कुल, तो वो बहुत अच्छे शुभ फल प्रदान करता है। शुक्र जो होता है वो वैवाहिक जीवन को दिखाता है, दर्शाता है जी। शुक्र अगर किसी व्यक्ति का पावरफुल होगा जी तो उसकी मैरिड लाइफ बहुत शानदार रहती है। बिल्कुल, वैसे ही बृहस्पति जो है ग्रहों को साथ देता है, यानी कि एनर्जी। बृहस्पति भी सौम्य ग्रह है, बिल्कुल, बृहस्पति सौम्य ग्रह है। अगर वो 7th हाउस में किसी के बैठा हुआ है तो वहां पर केंद्राधिपति दोष तो लगता है लेकिन बृहस्पति के कारण उसकी मंगल की जो पावर है वो कंट्रोल हो जाती है। जी जी। आप इसको एक उदाहरण के द्वारा समझिए, जैसे कि आप किसी बदमाश व्यक्ति के साथ बैठे हुए हैं और आपके अंदर किसी प्रकार की कोई उपद्रव करने की सोच आ गई है जी, तो
जो बदमाश व्यक्ति बैठा रहेगा तो आपकी क्या है कि कार्य क्षमता बढ़ जाएगी ऑटोमेटिक। बिल्कुल बिल्कुल लेकिन कोई समझदार व्यक्ति बैठा होगा वो आपको कहेगा कि नहीं सुधाकर जी, अपन को ये कार्य नहीं करना है। जी। तो आप क्या है कि उस कार्य को करते हुए पहले मतलब आप कहना चाहते हैं कि अगर मंगल गुरु के साथ बैठा है जी और मंगली योग बन रहा है, हाँ तो ऐसी स्थिति में गुरु ने उस मंगल के नेगेटिविटी को समाप्त कर दिया, बिल्कुल ये कहना चाहते बिल्कुल हैं। सौम्य ग्रह बहुत बैठे। बढ़िया। तो आपने बहुत अच्छी बात बताई कि भाई जो माता पिता अपने बच्चों के मंगली मतलब मंगल केवल आपने 1 4 7 8 12 में देख लिया और चिंतित हो रहे हो ना, तो चिंतित होने की जरूरत नहीं है। और भी चीजें देखो इन भावों में, ये जो भाव होते हैं इन भावों में यदि पाप ग्रह भी बैठे हैं, जैसे शनि है, सूर्य है, तो वो भी मंगल जैसा ही रोल करने वाले हैं। बहुत बढ़िया बात आपने हमारे दर्शकों को बताई अशोक जी। अब ये बताइए कि जो मंगली योग होता है, जैसे मान लो कई बार हम विवाह, नॉर्मली तो आजकल क्या होता है, लोग अपना सॉफ्टवेयर से भी गुण मिलान कर लेते हैं, या अपने आसपास जो भी पंडित होता है, पंडित जी तो क्या करते हैं नॉर्मली जो लोग, हाँ कि एक तो वो अपना पंचांग से गुण मिलान किया और मंगली देख लिया, अच्छा आपका मंगल 1 4 7 8 12 में है, कर दो शादी। जी तो क्या आपके हिसाब से इस मंगली विचार को और ज्यादा डीप और गहराई से देखना चाहिए? क्योंकि मैंने एक बात सुनी है, जी कई ऐसे एग्जाम्पल भी मैंने देखे हैं कि गुण भी मिलाए, 28 27 20 अच्छे गुण मिल रहे हैं बिल्कुल। और मंगली विचार भी हो रहा है, फिर भी लोगों के तलाक हुए हैं। ऐसे कई उदाहरण मैं देखता हूँ, सुनता हूँ, तो लोग प्रश्न चिन्ह उठाते हैं ज्योतिष पे भी। तो ऐसी स्थिति में क्या और डीप में जाके देखना चाहिए? देखो, मैं भारतीय समाज की जितने भी मतलब पूरे विश्व के मान लीजिए जो भी माता पिता होते हैं उनको मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि आज के समय में मैं भी गुण मिलान करता हूँ लोगों के साथ में, उनकी जन्म पत्रिकाएं देखता हूँ। केवल लोग एक सारणी के आधार पर पूरा उसका परिणाम निकाल लेते हैं कि कैसा होगा। जी यानी कि आप मान लीजिए कि आपने कहा कि 28 गुण मिल गए, जी लेकिन 28 गुण 30 गुण मिलने के बाद में भी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तलाक की स्थिति आ रही है। बिल्कुल। तो मैं माता पिता को एक चीज कहना चाहता हूं कि आज के समय में जो समाज का बदलाव हो रहा है वो केवल इवेंट के ऊपर आधारित रह गया। आप किसी भी मंदिर के अंदर बैठे हुए पंडित जी के पास जाते हैं जिन्होंने ज्योतिष पढ़ी नहीं, और ज्योतिष नहीं पढ़ने के बाद में फिर वो जाकर के उनसे पूछते हैं, तो वो एक सारणी के आधार पर लेकिन वो तो माता पिता की तो गलती इसलिए नहीं मानते, वो तो पंडित जी, उन्होंने तो सोचा चलो नॉलेज होगा, वो जाके पूछ लेते, उनको थोड़ी पता है कि इनको नहीं, नॉलेज आपके है। पॉडकास्ट के माध्यम से उनको यही तो जागरूक करना है कि आप किसी पढ़ी लिखे ज्योतिषी के पास जाकर के, और ये बात आप, ये भाई ये तो ज्योतिष तो साइंस है। बिल्कुल। तो आपको जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डिग्री देखते हो, तो ज्योतिषी का भी जो बैकग्राउंड तो आपको देखना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत अच्छी बात बताई आपने। तो ज्योतिषी के पास में जाकर के आप उस चीज का पहले दोनों की जन्म पत्रिका ले जाकर के उसका एक अच्छा परिणाम निकलवाएं। बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसा नहीं है कि उस सारणी के आधार पर ही अपन सभी चीजों को निर्धारण कर देंगे कि बहुत अच्छी मैरिड लाइफ रहेगी। आपको मैं ऐसे ऐसे योगों के बारे में चर्चा करूंगा जिसमें कि बहुत घातक परिणाम होते हैं, बहुत अच्छे गुण मिलने के बाद में भी। एक योग बताएं ऐसा कोई। आप देखिए, मैं बहुत सारी कुंडलियों के अंदर उस योग को देखता हूँ। आपको वो नीले ड्रम वाली कथा तो याद होगी। बिल्कुल बिल्कुल याद है। नीला ड्रम जिसके अंदर की पति को जो है मार करके, मतलब उस लड़के ने अपने परिवार के विरुद्ध जाके उस लड़की से शादी की, वो बेचारा मर्चेंट नेवी में जॉब करता था, और उसी पत्नी ने अपने पति की हत्या की, पति की हत्या कर दी और प्रेमी के साथ में मिलकर। बिल्कुल। तो ये जो लव अफेयर्स होते हैं जी, वो मंगल और शुक्र की युति के कारण होते हैं। जी, यानी मंगल और शुक्र की युति और साथ में चंद्रमा का प्रभाव उसके ऊपर पड़ रहा हो, तो व्यक्ति क्या है कि इस प्रकार के कार्य करता है। मतलब उसके अफेयर्स होते हैं, लेकिन बाद में किसी भी दबाव में आकर के शादी हो गई जी, करने के बाद में फिर क्या है, उन चीजों को छोड़ नहीं पाया। बिल्कुल। और नहीं छोड़ने के कारण मन तो केवल उसी के साथ लगा, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है जी। और मन किसी व्यक्ति के साथ में लग गया मंगल शुक्र की युति के कारण, तो वो क्या है कि पति को दुश्मन समझने लग जाते हैं। बिल्कुल। क्योंकि जो भी भारतीय समाज में आजकल जो पति हैं वो बाहर काम के सिलसिले में बाहर जाते हैं, बिल्कुल, पत्नियों को समय चाहिए। जी बिल्कुल। अब उनको वो समय दे रहा है तो वो क्या अच्छा लगने लग जाते हैं। आपने एक योग के बारे में पूछा, एक बहुत ही अच्छा योग है जिसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। अगर इस प्रकार का योग बन रहा है तो मैं कहता हूं कि आपको जन्म पत्रिका बिल्कुल 100% मैच करनी चाहिए। बिल्कुल। छठे घर में अंदर मंगल हो, 6th हाउस में मंगल हो, हाँ बिल्कुल। मंगल 6th हाउस में हो, 7th हाउस में अगर राहु की युति हो, राहु स्थित राहु हो बैठा हो, सप्तम भाव में, बिल्कुल, और अष्टम स्थान में शनि हो, ओहो, तो आपको क्या है कि उस कुंडली के बारे में गहनता से विचार करना चाहिए जी। क्योंकि छठे स्थान में जब मंगल चला जाएगा तो अपने शत्रुओं का नाश करता है जी। और 7th हाउस में जब राहु चला जाएगा, हाँ, तो राहु का काम क्या है जी, राहु एक छाया ग्रह है और जी, अंधेरा फैलाना ही उसका काम है। जी, यानी कि आपके दिमाग को इतना जकड़ लेगा वो कि आप अच्छे और बुरे के बारे में सोच ही नहीं पाएंगे। 7th हाउस जो है वो मैरिड लाइफ को दिखाता है, जीवन साथी का होता है, जीवन साथी का होता है, और लगन के ऊपर डायरेक्ट उसकी दृष्टि होती है, यानी लगन अपना शरीर। जी बिल्कुल। केतु स्थित होगा लगन में, बिल्कुल, तो केतु स्थित होगा और राहु जो है सप्तम स्थान में जाकर के सप्तम दृष्टि से देखेगा, बिल्कुल।
और अष्टम स्थान में शनि की युति रही है, स्थिति रहेगी। तो शनि जो है वो आदमी की महत्वाकांक्षा को बढ़ा देगा 8th हाउस में जाकर के। जी। महत्वाकांक्षाएं उसकी ऐसी होंगी कि मेरे पास में गाड़ी होनी चाहिए, बंगला होना चाहिए, मेरे पास में इस प्रकार की सुख सुविधाएं होनी चाहिए। लेकिन अष्टम भाव तो शनि का कारक भाव भी होता है। शनि का कारक होता है, लेकिन महत्वाकांक्षाओं को बढ़ाता है। जी। यानी कि आपकी डिजायर्स को बढ़ा देगा कि मेरे पास इस योग में किस प्रकार के फल मिलते हैं? इसमें यह होगा कि मंगल जब शत्रुओं का नाश करेगा जी, तो जिस व्यक्ति की कुंडली में ये योग बना होगा तो मंगल की पावर उसको यानी कि ऊर्जा बहुत ज्यादा मिल रही है। और मिलने के कारण क्या होगा कि पति को वो अपना शत्रु मान बैठेगी। जी बिल्कुल, क्योंकि वो उसकी डिजायर पूरी नहीं कर पाएगा। सही बात है। और जब डिजायर पूरी नहीं कर पाएगा तो वो क्या है कि गलत कार्य करते हुए पीछे नहीं हटेगा जो भी व्यक्ति है, यानी कि लड़का और लड़की की कुंडली में किसी में भी हो सकता है। बिल्कुल। तो पहला योग तो यह है कि व्यक्ति को इस प्रकार के योगों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि मंगल के साथ। ये जो आपने जिस योग की बात की कि एक तरफ षष्ठ भाव मतलब विवाह के एक तरफ बैठा है मंगल, एक तरफ बैठा शनि, जी, ये योग तो पाप कर्तृ योग भी हुआ एक तरह से। हाँ। इसे पाप कर्तृ योग भी कह सकते हैं। और कहते हैं कि पाप कर्तृ योग तो जो दो पापों के मध्य भाव आ जाता है उसको वो दोनों पाप ग्रह मिलकर समाप्त कर देते। बहुत बढ़िया आपने बात बताई। हाँ। लेकिन एक बात बताओ, अभी हमारे दर्शक बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे, ये योग तो बहुत सारा होता है, क्या 12 लग्नों में समान होता है या लग्न के हिसाब से बताओ, क्योंकि ये सिचुएशन तो बहुत सारे लग्नों में भी बनेगी। पर्टिकुलर किन लग्नों में ज्यादा दिक्कत है या किसमें ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत रहेगी? देखो, मंगल की स्थिति ऐसा नहीं है कि सभी भावों में एक जैसी है। जी। मंगल की स्थिति जो है अलग अलग भावों में अलग अलग फल प्रदान करती है। जी। जैसे कि बहुत सारी किताबें हैं, जैसे मैंने भी अपनी एमफिल की थीसिस में मंगल के ऊपर विचार किया। जी बिल्कुल। और उसमें बहुत सारी कुंडलियों को उसके अंदर लगाया है मैंने। बिल्कुल। तो कुंडलियों में मैंने ये पाया है कि प्रत्येक भाव में मंगल की स्थिति अलग अलग होती है। जैसे आपकी 12th हाउस को देखते हैं अपन, 12th हाउस क्या करता है, व्यय स्थान कहलाता है। जी। यानी कि आपने जैसे कि रामायण का एक पात्र है बाली। बाली का क्या काम था, वो अब बल का हरण कर लेता था। उसके सामने जाते ही बल आधा हो अगले की एनर्जी को खींच लेता है। बिल्कुल। तो 12th हाउस में जब मंगल की स्थिति होगी जी, तो 12th हाउस में मंगल के जाते ही उसका बल थोड़ा कम हो जाएगा। जी बिल्कुल। यानी कि 12th हाउस का मंगल केवल 60% ही वो किसका बल खींचेगा, वो मंगल का बल खींच लेगा। जी जी। मंगल ग्रहों में सेनापति है, लेकिन अगर मान लीजिए मतलब मंगल कमजोर हो जाएगा। हाँ, मंगल कमजोर हो जाएगा, वो अपना जो फल है वो 60% ही दे पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल जी। अगर अपन देखेंगे फर्स्ट हाउस में अगर मंगल की स्थिति होगी जी तो उसका थोड़ा सा बल बढ़ जाता है, क्योंकि सप्तम पे डायरेक्ट उसकी सप्तम दृष्टि होगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो मंगल जो है वहां पर 70% आपको इफेक्ट देने वाला है। जी। ऐसे ही क्या होता है कि दक्षिण भारत और उत्तर भारत में जो है मंगलिक जो योग है उसका विचार किया जाता है सेकंड हाउस से भी। तो सेकंड हाउस मतलब कि द्वितीय भाव में अगर मंगल या शनि बैठे हो तो भी मंगली होता है। जी, मंगलिक होता है। यह दक्षिण भारत में दक्षिण भारत में चलता है। ओके। दक्षिण भारत में फर्स्ट हाउस को कम मान्यता दी जाती है और तो सेकंड हाउस को सेकंड हाउस से क्यों, उससे क्या कुटुंब का विचार करते हैं इस वजह से? बिल्कुल, सेकंड हाउस जो है वो कुटुंब का स्थान होता है। यहाँ पर परिवारजनों के साथ में उस व्यक्ति की कैसी तालमेल रहेगा, जी बिल्कुल। उसके साथ में बनेगी या नहीं बनेगी। जो सेकंड हाउस है वो सामाजिक दायरे को भी दिखाता है, उस व्यक्ति का सामाजिक दायरा कैसा है। बहुत अच्छी बात बताई आपने। बिल्कुल। तो जो दक्षिण भारत है उसके अंदर सेकंड हाउस को भी देखा जाता है, यानी कि फर्स्ट हाउस और सेकंड हाउस में अगर मंगल की स्थिति होगी बिल्कुल तो वो 70% आपको वहां पर फल प्रदान करेगी। जी बिल्कुल। उसी प्रकार से 4th हाउस में मंगल चला जाएगा तो वो 80% फल प्रदान करता है वहां ले जाकर के। जी। अगर 7th हाउस और 8th हाउस जो है वो ज्यादा डेंजर हो जाते हैं वहां पर, यानी कि 7th हाउस के अंदर जाने के बाद में और 8th हाउस में जाने के बाद मंगल 100% फल प्रदान करता है। मतलब ज्यादा घातक हो जाता है या अच्छा हो जाता है? बहुत ज्यादा घातक हो जाता है, नेगेटिव। वहां जाने के बाद में आपको उनके परिहार देखने ही चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और इसके अंदर क्या बहुत सारी स्थितियां और देखी जाती है कि पाप ग्रहों के साथ में उनकी युति बन रही है या नहीं बन रही। जी बिल्कुल। जो आपने पाप ग्रह बताए थे, सूर्य, शनि, राहु, केतु। जी बिल्कुल। इन ग्रहों की युति अगर मंगल के साथ बन रही है, बिल्कुल। अब मान लीजिए कि 12th हाउस में, फर्स्ट हाउस में, 4th हाउस में मंगल की स्थिति है और उसके साथ में एक पाप ग्रह बैठा हुआ है जी, तो 150% फल प्रदान करता है। बिल्कुल। और उसके अलावा जैसे कि 7th और 8th हाउस को भी अगर मिलान कर दिया जाए और उसमें 2 या 3 ग्रहों की युति बन रही है तो 250% तक उसके इफेक्ट मिलने वाले। बिल्कुल। और उसके अंदर उपद्रव की बिल्कुल आशंका होती है। इस प्रकार की चीजों का तो बहुत ज्यादा मिलान करना चाहिए जी। माता पिता को जब कुंडलियां मैच होती है तो आजकल क्या है कि जितनी भी शादियां हो रही हैं वो अपने इवेंट के अंदर, अपने लाइटिंग के अंदर, पटाखे के अंदर, इनके अंदर मतलब बहुत ज्यादा पैसा खर्च हो रहा है जी। लेकिन कुंडली मिलान की जब बात आती है तो माता पिता लोग चाहते हैं फ्री में मिलवा लें, सॉफ्टवेयर से मिलवा लें, उस पर क्यों पैसा खर्च? इस प्रकार की चीजें। बहुत बढ़िया बात बताई। अच्छी ज्योतिषी के पास जाकर के चाहे कितना ही पैसा लग जाए
लेकिन आपको क्या है, बहुत अच्छे तरीके से कुंडली मिलान कर विश्लेषण अच्छा करवाएंगे, वही तो मूल आधार है हाँ। कि भाई लड़के लड़की में बनेगी या नहीं बनेगी। आप सही कह रहे हैं। अच्छा, मैंने देखा भी है कि लोग क्या करते हैं, पहले तो विवाह कर लेते हैं, जी उससे मिलवाया था, दक्षिणा क्या दी, कुछ नहीं दी, 100 रुपए दे दी, 10 रुपए दे दी, लेकिन बाद में जब प्रॉब्लम आती है तब वो बड़े बड़े ज्योतिषियों के पास भागते हैं, लाखों रुपए, अजी कैसे भी इनकी शादी बच जाए, ये उपाय कर लो, वो कर लो, सब करवाते हैं, लेकिन फिर भी नतीजा शून्य है। आपने बहुत अच्छी बात बताई अशोक जी। अब मुझे एक बात बताओ, चलो आपने जितने भी योगों की व्याख्या की मैंने सुन लिया कि मंगल जो है वो पहले में, चौथे में, दूसरे में, साउथ इंडिया में दूसरा भी मानते हैं, आपने कहा 7वें में, 8वें में, 12वें में अगर पाप ग्रहों के साथ बैठा होता तो डेंजर होता और वैवाहिक सुख की स्थिति को कमजोर करता है, और शुभ ग्रहों में बैठा होता, शुभ ग्रह बैठा होगा मंगल के साथ तो इतनी डेंजर स्थिति नहीं रहती। आपकी बात सुनी हमने और मैं, हमारे दर्शक भी ये बात समझे। अब मुझे एक बात बताइए कि लड़के की या लड़की की जन्मपत्री में तो ये योग है, लेकिन लड़की या जो दूसरा व्यक्ति के अंदर कौन से ऐसे योग होने चाहिए कि इनको विवाह कर लेना चाहिए? क्योंकि ऐसा है कि ये योग बन रहे तो हम कमारा तो नहीं छोड़ेंगे ना उसको। बिल्कुल बिल्कुल। तो लड़की या लड़के जो उसका पार्टनर है उसमें ऐसे कौन से योग होने चाहिए? क्या सेम यही होने चाहिए या दूसरे तरीके के होने चाहिए? उसके बारे में क्या कहेंगे आप? सुधाकर जी, आपका बिल्कुल प्रश्न बहुत अच्छा है। ये प्रश्न ज्यादातर जो माता पिता आते हैं कुंडली मिलान करने के लिए वो पूछते हैं इसके लिए जी। तो मैं आपके इस पॉडकास्ट के माध्यम से उनको जागरूक करना चाहता हूं कि इस प्रकार के बहुत सारे योग हैं जब आप मांगलिक का विवाह किसी दूसरे व्यक्ति के साथ कर सकते हैं। जी। जैसे कि मैंने आपको कहा कि सौम्य ग्रह की अगर दृष्टि हो, जी बिल्कुल, जैसे मैंने आपको पहला शुरुआत में अपन ने बात की कि फर्स्ट हाउस में, फोर्थ हाउस में, 7th 8th और 12th हाउस में अगर शनि की स्थिति हो दूसरी कुंडली में, जी मतलब जो पार्टनर दूसरा है, लड़का या लड़का जो भी है, जैसे कि लड़की की कुंडली में मांगलिक योग है लेकिन लड़की की कुंडली में मांगलिक योग नहीं है, लेकिन शनि बैठा है, शनि बैठा है, बिल्कुल, तो फिर क्या है कि आप विवाह कर सकते हो। जी बिल्कुल, क्योंकि शनि जो है उस चीज का समन कर देगा। जी बिल्कुल। दूसरा योग आपको मैं बताता हूँ जिसके कारण भी आप विवाह कर सकते हो। शुक्र और बृहस्पति की जो स्थिति होती है वो अगर फर्स्ट हाउस में और 7th हाउस में बन रही हो, बिल्कुल, तो आप निश्चिंत रूप से विवाह कर सकते मतलब शुभ ग्रह उस योग को खत्म कर देंगे। जो पार्टनर है, मतलब जो दूसरा पार्टनर होगा उनकी जन्मपत्री में योग बनना है, उनकी जन्म पत्रिका में इस प्रकार के योग बनने। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ कि आप मान लीजिए कि 2 ग्रहों के स्वामी है, एक मेरा घर है और एक आपका घर है। मैं दोनों को कहूं कि आपको इसके अंदर तोड़फोड़ करनी है जबरदस्त तरीके से, जी, तो आप कौन से घर में तोड़फोड़ करेंगे? भाई अपने में ही कर सकते हैं, पराये में तो कैसे करेंगे? नहीं, पराये में आप ज्यादा करेंगे जी। पराये में इसलिए करेंगे क्योंकि आपको चिंता ही नहीं है कि भाई दूसरे का घर है, आपको मैंने छूट दे रही पूरी। अच्छा, कि आपको तो अच्छा तोड़फोड़ करनी है। बिल्कुल बिल्कुल, अपने घर में, खुद के घर में कभी भी तोड़फोड़ नहीं करेंगे। आप ऐसी चीजों को ही तोड़ेंगे जो कि यूजफुल नहीं हो। बिल्कुल, यूजफुल जो चीजें हैं उनको नहीं तोड़ेंगे आप जी। ऐसे क्या होता है, मंगल की स्थिति भी देखी जाती है कुंडली के अंदर कि कौन कौन से घर के अंदर बैठा हुआ है जी। मान लीजिए कि मेष राशि का मंगल लगन भाव में बैठा हो, बिल्कुल, क्योंकि जो मंगल है वो 2 राशियों का स्वामी होता है, मेष और वृश्चिक का। तो मेष राशि के अंदर अगर मंगल बैठा है फर्स्ट हाउस में जी, 4th हाउस के अंदर अगर वृश्चिक राशि का मंगल है और उसी प्रकार से उसकी उच्च राशि होती है मंगल की मकर जी, तो मकर राशि का मंगल अगर हो 7th स्थान में जी, और 8th हाउस में हो कर्क राशि का मंगल जी, क्योंकि नीच राशि होती है कर्क राशि, और 12th हाउस में अगर धनु राशि है और उसके अंदर मंगल बैठा है जी, तो आप आंख मीच करके बिल्कुल विवाह कर सकते हैं। शुभ विवाह कहलाएगा। बिल्कुल, मतलब एक तरफ जो लड़का है उसके तो आपने जो अभी योग बताए थे ये वाले योग हों, और दूसरी तरफ जो आप बता रहे हैं कि मंगल की ये पोजीशंस हों, तो आप ये विवाह कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया बात आपने बताई कि भाई मंगली का मैचिंग आपको कैसा करना है। लेकिन अब एक बात और बताओ, आपने चंद्र कुंडली, त्रिंसांश कुंडली और नवमांश वर्ग का भी बात किया था, उसके बारे में भी थोड़ा समझाओ कि उसको मैचिंग में किस दायरे में, किस तरीके से हमें देखना चाहिए। देखिए, जो ये विवाह के परिहार हैं इसके अंदर बहुत सारी चीजें होती है, जैसे कि नवमांश कुंडली पुरुष के लिए देखी जाती है जी, और त्रिंसांश कुंडली में मैरिड लाइफ के बारे में देखा जाता है लड़कियों के लिए। तो इसके परिहार में आप बिल्कुल उलट कर दीजिए जी, यानी कि अगर नवमांश कुंडली में मंगल की स्थिति खराब है लड़के के जी, तो त्रिंसांश कुंडली में लड़की के कुंडली में वो योग अगर बिल्कुल सही सेट हो रहे हैं जी, तो आप विवाह कर सकते हैं आराम से। शुभ ग्रहों की अगर स्थिति है त्रिंसांश कुंडली में तो कर सकते हैं। तो त्रिंसांश कुंडली में शुभ ग्रह कैसे देखेंगे? त्रिंसांश कुंडली में भी इसी प्रकार से देखेंगे कि अपने खुद के घर के अंदर जैसे प्रत्येक ग्रह की अलग अलग राशियां होती है जी, बिल्कुल, उनके अंदर हो अच्छे मतलब भावों में मंगल ग्रह तो कमजोर हो, हाँ, और शुभ ग्रह बली हो, अपनी ही राशियों में बैठे। शुभ ग्रह अगर बली हो तो आप बिल्कुल निश्चित रूप से विवाह कर सकते हैं। इस प्रकार के बहुत सारे योग हैं। और नवांश कुंडली में लड़के में हम कैसे मंगल को चेक करें?
आप राशियां बताओ, जैसे मंगल है, हम्म। वो नवांश कुंडली में मंगल कौन सी राशि में स्ट्रांग होगा, कौन सी में कमजोर होगा, ये बताएं। देखिए, नवमांश कुंडली में वही ग्रहों की राशियों के आधार पर होता है। जैसे कि मंगल की जो राशि है वो मेष और वृश्चिक राशि है। यानी मंगल मेष वृश्चिक में बैठा तो बलवान है। बलवान है। ठीक है। अगर वो अपनी उच्च राशि में, मकर में है मकर राशि में, जी, तो उसको क्या है कि ऊर्जा का लेवल बहुत ज्यादा होगा। मकर नवांश में तो मतलब हाँ। लड़का का मंगल स्ट्रांग है, बिल्कुल स्ट्रांग होगा, वो बिल्कुल अच्छे कार्यों के अंदर प्रवृत्त रहेगा। बहुत बढ़िया। लेकिन अगर कर्क राशि के अंदर मंगल की पोजीशन है नीच राशि, नीच राशि में जी, तो उसका मंगल कमजोर होगा, यानी जी। कि मैरिड लाइफ में कोई बाधाएं आ सकती हैं। जी, तो इस प्रकार से अपन चेक कर सकते हैं बिल्कुल कि किस प्रकार की उसको फल की प्राप्ति होने वाली है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात आपने बताई। चलिए, ये तो बात मान ली। अब देखिए, हम एक स्टेप आगे आ गए। आपने दो बातें बताई जी। कि भाई तुमने गुण मिलान कर लिया और मंगली मिलान में इतनी सारी बातें देख लो। अब चलो, अब आगे की स्टेप पे चलते हैं। अब एक बात बताइए, अब मान लो कि एक लड़का मंगली है, हाँ, और उसके एक लड़की नॉन मंगली है, या लड़की मंगली लड़का नॉन मंगली है, तो क्या ये विवाह होना चाहिए? सारे हमने जो आपने योग बताए विचार कर लिए, सार अब ये निकल गया है कि भाई लड़का मंगली है, लड़की नहीं है, या लड़की है लड़का नहीं है, तो क्या विवाह करना चाहिए? देखो, वैसे तो मंगलिक जो है उसका विवाह मंगलिक के साथ ही होना चाहिए जी, तो मैरिड लाइफ बहुत शानदार रहती है। जी। लेकिन मंगल की स्थिति के आधार पर अपन ये सब चीजें नहीं देख सकते। इसके अंदर भी एक सबसे बड़ी कमी है कि अपने जो भारतीय ज्योतिष ग्रंथ है उनके अंदर लिखा हुआ है कि मंगल की सेम पोजीशन नहीं होनी चाहिए। जी, जैसे मान लीजिए कि 7th हाउस में किसी व्यक्ति के मंगल है, जी, लड़के के, और लड़की की कुंडली के भी 7th हाउस में मंगल है, तो दोनों की पावर जो जनरेट हो रही है वो बिल्कुल बराबर हो रही है, सेम है, बराबर सेम ऊर्जा है। जी। अगर मान लीजिए किसी बात के ऊपर उनके बीच में लड़ाई झगड़े होने लगते तो लड़ाई झगड़े का हल ही नहीं निकल पाएगा। मतलब आपका कहने का मतलब है सेम एनर्जी लेवल नहीं होना चाहिए। सेम एनर्जी लेवल नहीं। लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि लड़का या लड़की में नॉन मंगली है, सारे योग देख लिए, और लड़का मंगली है, तो क्या उनका विवाह हो सकता है? हाँ, हो सकता है। जैसे मैंने आपको योग बताए कि इन योगों में से नहीं, वो भी चेक करा हमने, सब चेक करा, और हमने ये निर्धारण कर लिया कि लड़के का मंगल भारी है, लड़की का नहीं है, या लड़की का भारी लड़के का नहीं, मतलब मिस मैच है, यूं समझ लो। तो क्या विवाह किया जा सकता है? नहीं, हो सकता है। बहुत सारी इसके अंदर भी बहुत सारी चीजों का विचार करना पड़ेगा कि वैसे तो क्या होता है कि स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां आएंगी जी, अगर लड़का मांगलिक है, लड़की नॉन मांगलिक है, तो क्या है कि लड़की के ऊपर वो ज्यादा भारी रहेगा जी, लड़की के अंदर फिर उस प्रकार की स्वास्थ्य समस्याएं आएंगी जी, उसकी मैरिड लाइफ थोड़ी खराब रहेगी जी, वो संतुष्ट नहीं रह पाएगी उससे, बिल्कुल, क्योंकि तो उसका एनर्जी लेवल ज्यादा होगा, वो उसको सहन नहीं कर। आपका कहने का मतलब मैं समझ गया कि भाई विवाह कर रहे हो तो दिक्कत आनी तय है। हाँ, मैं आपसे प्रश्न क्यों पूछ रहा हूँ, उसका रीजन बताता हूँ कि आजकल क्या करते हैं लोग, अच्छा लड़का मांगलिक है, लड़की नहीं है, तो चलो इसका विष्णु विवाह करा दो। हाँ, लड़का जो है लड़का मांगली नहीं है मान लो, तो लड़के का क्या करा दिया जाता है, जो कुंभ विवाह करवा दिया जाता है। तो ये जो उपाय होते हैं ये कितने कारगर होते हैं, इसके बारे में आप बताइए। देखो, उपायों का वैसा ही हाल है जैसे कि किसी व्यक्ति की किसी प्रकार का रोग हो गया, किसी व्यक्ति के कैंसर की बीमारी हो गई जी, और हम दवाएं ले रहे हैं जी, दवा लेने के बाद में उसको कुछ देर के लिए रिलीफ मिलता है जी। रिलीफ मिलने का मतलब हो गया कि आप उसको ये मत मानिए कि रोग खत्म हो गया, रोग तो जीवन भर रहता है। ऐसा नहीं कि मंगल अपना जो है काम हमेशा ही करता रहेगा जी, मंगल की भी एक समय होता है जब मंगल महादशा में, अंतरदशा में, प्रत्यंतर दशा में आएगा जी, तब जाके वो अपना इफेक्ट डालेगा उसके अंदर। बिल्कुल, ऐसा नहीं कि हमेशा ही देगा। बिल्कुल, हमारे बहुत सारे परिचित हैं जो कहते हैं कि मैं तो मांगलिक हूं लेकिन मेरी पत्नी मांगलिक नहीं है ना, और हमारा वैवाहिक जीवन बहुत बढ़िया चल रहा है। बिल्कुल, मान लीजिए कि उनकी ऐसी महादशा के अंदर उनका जन्म हुआ है कि मंगल की दशा अभी तक आई ही नहीं, 50 साल तक। बिल्कुल, तो मंगल अपना प्रभाव तो दे ही नहीं रहा वहां। बिल्कुल, वो प्रभाव कब देगा, वो जब आएगा। हाँ, आएगा जब मान लीजिए कि 55 साल की उम्र में उनके मंगल की दशा आई और मंगल की दशा आई है तो अपना इफेक्ट देगी, तो फिर दिक्कत आ सकती है दोनों के बीच में। बिल्कुल दिक्कत आती है। आप देखते हैं कि कई लोग कहते हैं कि हम तो बिल्कुल स्ट्रांग रहे शुरू से, कभी प्रकार कोई बीमारी, 25 साल बाद भी तलाक हो जाते हैं या बीमारी हो जाती है। 25 साल के बाद में आप देखिए इसके अंदर बॉलीवुड के अंदर देखिए अच्छे अच्छे जो व्यक्ति हैं जिनके बिल्कुल सामान्य जो है जोड़ों में भी तलाक हो जाता है। 25 साल के बाद में, 30 साल के बाद में, मैं कहता हूँ बुढ़ापे के अंदर भी जाकर के तलाक हो जाते हैं। बिल्कुल सही कहा। वो इसीलिए होती है क्योंकि मंगल जो है वो अपना इफेक्ट दे ही नहीं पाया जी। बिल्कुल, वो अंतरदशा प्रत्यंतर दशा में कुछ समय के लिए आता है, जब क्या आएगी छोटी मोटी लड़ाई होकर के रह जाती है। बिल्कुल, लेकिन बड़ी लड़ाई कब होगी, जब मंगल पूर्ण पावर के अंदर होकर के और अपना प्रभाव देना शुरू करे। लेकिन हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं अशोक जी की
क्या ये जो घट विवाह होता है जी इससे कितना प्रभाव जो है मंगली का कम पड़ जाता है? मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ, मंगली नॉन मंगली का विवाह है और आपके पास एक यजमान दंपति आता, भाई हम हमारे बच्चों की शादी कर रहे हैं, एक मंगली एक नहीं है, तो पंडित जी एक काम कीजिए, जो नॉन मंगली है उसका ये उपाय आप करवा दो। हाँ। और आपने उपाय करवाए, चाहे मंगल के जप कराए, मंगली विवाह कराया, तो ये विवाह कराने के बाद उसके इम्पैक्ट कितने मानते हैं, प्रभाव कितने मानते हैं आप? प्रभाव होता है, देखो ग्रहों की ऊर्जाएं अपने अंदर होती है जी हम किसी भी ग्रह के मंत्र जप करेंगे तो वो ऊर्जा का संचार ज्यादा तरीके से होने लगेगी। जी यानी कि हमारे लिए मान लीजिए इसके अंदर भी बहुत सारी चीजों का विचार किया जाता है कि जैसे कि मान लीजिए 7th हाउस और 8th हाउस का मंगल है और हम मंगल से रिलेटेड कोई चीजों को ज्यादा धारण करते हैं, जी तो हमारे लिए 7th और 8th हाउस है वो मार्केस की स्थिति बनाते हैं। जी तो मंगल जब पाप ग्रह हो गया तो प्रबल मार्केस हो गया वो। अगर प्रबल मार्केस की दशाओं में हम उसका कोई उपाय नहीं करते हैं जी तो वो अपना इफेक्ट तो पूर्ण तरीके से देगा। बिल्कुल बिल्कुल आपने मान लीजिए कि घट विवाह कर दिया, मंगल के मंत्र जप कर दिए, जी तो मंगल की पावर बढ़ती है घटती है। जी जब हम किसी चीज का दान कर देते हैं तो उससे संबंधित जितनी भी प्रकार की चीजें, नेगेटिव एनर्जी, हम उसका दान कर रहे हैं किसी व्यक्ति को। जी दान करने के बाद में कुछ समय के लिए रिलीफ रहता है, बिल्कुल लेकिन उसके बाद में फिर से दोबारा से उस प्रकार की स्थितियां आ जाती है। तो मैं तो ये कहना चाहता हूं कि अगर कोई व्यक्ति मांगलिक है और एक नॉन मांगलिक है और जिसको परेशानी आ रही है, उस व्यक्ति को मंगल से संबंधित उपाय करते रहने चाहिए समय समय पर। मतलब आपका कहने का मतलब है कि भाई घट विवाह करके विवाह तो कर सकते हो, लेकिन मंगल के उपाय बंद मत करना, ये कहना चाहते हैं बिल्कुल आप? बिल्कुल होते रहने चाहिए। बहुत बढ़िया बात आपने बताई। अब एक हमारी क्वेरी और है, अक्सर सुनते हैं कि भाई ये मंगली योग था, बच्चा हमारा 28 साल का हो गया है, अब तो योग खत्म है, अब का आएगा मंगली, कर दो शादी। बिल्कुल ये सत्य है या ये क्या चीज है, किंवदंती है, क्या है, क्या लोकाचार है, क्या मामला है ये तो सर क्या है कि मन को शांत करने वाली बात हो गई। मन को सांत्वना दे दिया पन्ने की, सांत्वना की? हाँ भाई कि 28 साल के बाद में मंगल दोष समाप्त हो गया। जी। मैं तो कहता हूँ कि भारत में जितने भी विवाह हो रहे हैं वो 28 साल के बाद ही हो रहे हैं। आजकल तो आयु बढ़ चुकी है विवाह की, क्योंकि सही कह रहे हैं पहले के समय में क्या है कि विवाह की जो उम्र होती थी जी। वो बिल्कुल छोटी उम्र में ही विवाह कर देते थे। जी बिल्कुल। अगर कोई व्यक्ति 28 साल का हो गया उस समय जा करके, तो 28 साल में कहते थे बड़े बूढ़े की भाई इसको बूढ़ा करके और फिर विवाह कर रहे हो क्या? हाँ, इसके मतलब इसको कुंवारा ही मरने दे रहे हो, तो क्या इसका विवाह किसी भी तरीके से कर दो जी। तो उसमें क्या है फिर किसी भी प्रकार के ग्रहों का विचार ही नहीं करते थे और उसकी शादी करा देते, उसकी शादी कर देते जी। अब क्या है, जब भारतीय समाज में 28 साल के बाद में बच्चा क्या पढ़ रहा है, अभी जब तक नौकरी नहीं लगा, जब तक उसकी कई पढ़ाइयां तो पूरी, वहां तक जो डॉक्टर कोई बनेगा तो उसकी तो एमडी होते होते 28 साल हो ही जाता है। 40 साल की युवा भी आज जो है घूम रहे जिनका विवाह नहीं हुआ जी। तो उनके अंदर क्या मंगल की एक प्रधानता होती है, मंगल अपना प्रभाव जरूर देता है जी। आप ये मान लीजिए कि आपने कहा कि 28 साल के बाद में खत्म हो गया जी, तो 28 साल के बाद में तो फिर मंगल का तो रोल ही हट गया। बिल्कुल। यानी मंगल तो अब कोई भी प्रकार के तलाक नहीं करवाएगा जी, किसी भी प्रकार की अनबन नहीं करवाएगा। बिल्कुल। तो मंगल का जब प्रभाव ही खत्म हो गया तो ऊर्जा भी खत्म हो गई एक तरीके से। तो मंगल का प्रभाव तो मैं कहता हूं कि जीवन में हमेशा रहता है। ओके। आप मान लीजिए कि मंगल की दशा ही स्टार्ट नहीं हुई जी, तो वो अपना इफेक्ट ही नहीं दे पाएगी ना अपने जीवन में। तो मतलब मिथा कहीं असत्य माने? बिल्कुल ये असत्य है। और इसका पता जब चलता है लोगों को कि पंडित जी ने कहा कि भाई 28 साल का बच्चा हो गया, पंडित जी 28 साल के बाद में तो खत्म हो गया, अब उस बात को हल्के में ले लेते हैं जी। जब उसके बाद में मैरिड लाइफ में दिक्कत आती है, तलाक की नौबत आ जाती है या मारपीट होना ज्यादा स्टार्ट हो गई या कोई व्यक्ति को स्वास्थ्य समस्याएं ज्यादा हो गई। एक बात बताइए कि कोई लड़का और लड़की की शादी हुई और दोनों में से बाद में शादी के जस्ट बाद ही बीमार होने लग गए जी, ऐसा क्यों होता है? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि दोनों में ऊर्जा का संचार होता है, बराबर ऊर्जा का संचार जब तक नहीं होगा। सही बात है। विवाह के बाद में ही ऊर्जा दो आपस में मिलती है। बिल्कुल। और मिलने के बाद में फिर किस प्रकार की बीमारियां होंगी, किस प्रकार की अनबन होगी, दोनों के बीच में बनेगी या नहीं बनेगी, ये सब चीजें मंगल के चीजों से देखी जाएगी। बिल्कुल। तो मंगल की जब दशा आएगी 28 साल के बाद तो अपना तो इफेक्ट डालेगी। सही बात। और उसके बाद में फिर दिक्कत आती है, लेकिन क्या है जब तक अपनी गाड़ी छूट चुकी होती है। सही बात है। अगर गाड़ी निकल गई उसके बाद में खड़े रहो आप स्टॉप पर। फिर क्या माता पिता आते हैं कि भाई अब इसका क्या उपाय करें जी। तो उपाय में क्या, जितना धन आप खर्च कर रहे हैं उससे पहले ही आप सतर्क होकर के और इन चीजों का विचार कर लेंगे जी, तो आपका कोई दिक्कत। तो भाई सुन लो दर्शकों, ये जो गलती मत करना, जो लोग कहते हैं ना कि 28 साल हो गए हमारे बच्चे के, अब कोई टेंशन नहीं है और कर दो विवाह, अब मंगली विचार मत करो, ऐसा नहीं करना। 40 साल में भी विवाह हो रहा है ना आपके बच्चे का, तब भी मंगली मैचिंग प्रॉपर कर लेना, ठीक है। अच्छा एक बात हमें और बताएं आप जी, जैसे मान लीजिए कि पुनर्विवाह होता है किसी का, हाँ, तो क्या पुनर्विवाह में भी मंगली विचार करना चाहिए? बहुत यक्ष प्रश्न है, बहुत बड़ा प्रश्न है। बिल्कुल बिल्कुल, देखो आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। आजकल की जो समस्याएं ज्यादा बढ़ रही हैं इस प्रकार की कि एक विवाह के बाद में सेकंड मैरिज होती है जी। इसके अंदर क्या होता है कि ग्रहों की एक अहम भूमिका होती है।
अब मंगल एक अलग चैप्टर हो गया, इसके साथ में क्या है कि द्विविवाह त्रिविवाह मतलब इस प्रकार के योग बनते हैं। योग देखने चाहिए हाँ। साथ में। तो इसके साथ में योगों का निर्धारण किया जाता है किसी व्यक्ति के कितने विवाह के योग बने हुए। जी। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति के 2 शादियों के योग बने हुए हैं तो 2 शादियां होंगी। जी। अब जरूरी नहीं है कि भाई एक जो है कि मृत्यु हो जाए, ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है कि भाई 2 विवाह हो गए लेकिन आपको वहां पर संतुष्टि करनी ही पड़ेगी कि अब 2 विवाह हो गए तो अपन को काम चलाना है। तो ये सब योगों के ऊपर आधारित होता है। योग के आधार पर इन चीजों का निर्धारण करेंगे कि कितने विवाह के योग बने हुए हैं। जी। ये चीजें होती हैं। तो मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि मैं जो पूछना चाहता हूँ हमारे दर्शकों की तरफ से कि कोई व्यक्ति है, आजकल तलाक खूब हो रहे हैं। बिल्कुल। तलाक नहीं होते हैं, कई बार डेथ भी हो जाती पार्टनर की। तो ऐसी स्थिति में मान लो मैं कोई रीमैरिज के लिए गया। अब जो रीमैरिज के लिए जाएगा, जाहिर सी बात है उसको जो पार्टनर मिलने वाला है, अब वो अनमेरिड तो मिलेगा नहीं। जी। दोनों चांस है, अनमेरिड भी मिले बिल्कुल, या फिर उसको जो डिवोर्स भी मिले या विडो भी मिले। हाँ। तो कहने का मतलब ऐसी स्थिति में दोनों के मंगल का पावर जो आपने अभी बताया था, वो विचार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल विचार करना चाहिए। सेकंड मैरिज में भी आप मान लीजिए कई लोगों की, मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जिनके 2-2 3-3 विवाह हो गए लेकिन आज भी सफल नहीं हो पाए। बिल्कुल हुआ है, देखे मैं। क्यों? क्योंकि उनका मंगल की जो पोजीशन है वो आप मान लीजिए 7th हाउस में 8th मतलब वैवाहिक सुख मंगल ने लिखा ही नहीं होगा। हाँ, तो वो मंगल तभी करेगा जब उसकी पावर को बिल्कुल आप बिल्कुल संतुलित कर देंगे। जी, बहुत बढ़िया बात बताई। अब एक प्रश्न बताइए, आजकल बड़ा चलन चल निकला है पिछले 5-10 सालों से, 15 सालों से, कि मंगल किसी का नेगेटिव होता है, मंगली का कोई प्रॉब्लम होता है तो लोग पहुंच जाते हैं उज्जैन में मंगलनाथ मंदिर में पूजा करने। तो मुझे ये बात बताइए कि चलो मंगल नेगेटिव है किसी का, तो वो पूजा आप अपने घर में, अपने शहर के मंदिर में भी करवा सकते हैं क्या? वहां जाने से कुछ चमत्कारिक उपाय, मतलब ऐसा रिजल्ट मिलता है? ऐसा क्या लगता है आपको कि उज्जैन के मंगलनाथ मंदिर में ऐसा क्या रहस्य या कोई चमत्कार छिपा है? देखिए, आजकल जो चल रहा है सारा चलन सोशल मीडिया का है। जी। सोशल मीडिया पे आप जैसी भी बातें डालेंगे लगभग वैसा ही लोग फॉलो करना शुरू कर देंगे। बिल्कुल। तो मेरे को ऐसा लगता है कि उज्जैन में मंगलनाथ एक मंदिर है जहां पर ऐसे कहते हैं कि भाई मंगल की भात पूजा या ऐसा कुछ पूजा, वहां प्रकार की पूजाएं वहां होती हैं, मंगल का जन्म वहां पर हुआ था, इस प्रकार की चीजें चल रही हैं। तो उसमें लोग बाग आजकल एक चलन चल गया कि भाई मंगलनाथ पर जाकर के पूजा करानी है। मैं तो आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि आपने ओम नमः शिवाय मंत्र के जप किए और किसी भी शिवालय में जाकर के मंत्र जप कर लिए जी, तो क्या भगवान शिव जी आपकी सुनेंगे नहीं? बिल्कुल सुनेंगे सर, क्यों नहीं सुनेंगे। मैं तो घर में करूंगा तो भी सुनेंगे। बिल्कुल, मंत्रों का प्रभाव तो देखो सभी जगह एक जैसा है। बिल्कुल, आप घर में बैठ के करेंगे या गंगा नदी के तट पर जाकर के करेंगे या किसी शिवालय में जाके करेंगे, सभी के प्रभाव अलग अलग पड़ने वाले हैं जी। मंत्र को बिल्कुल शुद्ध तरीके से बोलना एक सबसे बड़ी बात होती है, यानी कि शुद्ध पूजा होना जरूरी है जी। अगर आपने किसी ऐसे पंडित जी से कराया जिन्होंने मंत्र ही शुद्ध नहीं पढ़े, बिल्कुल, तो आप मंगलनाथ पे जाकर के पूजा करा लेंगे और उस मंत्र का गलत उच्चारण कर लिया जी, तो आपको वही नेगेटिव फल मिलने वाले। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं तो कह रहा हूँ कि पूजा कहीं भी कराओ आप जी, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप जाकर मंगलनाथ ही कराओ जी। कोई अमेरिका रहने वाला व्यक्ति आकर के और मंगलनाथ पे थोड़ी पूजा कराएगा, बिल्कुल, वो किसी भी मंदिर में बैठ करके मंगल की पूजा कराई, अमेरिका में भी कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। किसी भी मंदिर में जाकर के आप पूजा करें, क्योंकि वहां का जो वातावरण होता है वो बिल्कुल शुद्ध वातावरण कहलाता है जी। अब एक बात बताएं, मतलब अब मैं आपको मतलब एक ऐसा प्रश्न हमारे दर्शकों की तरफ से करना चाहता हूं। समझ लो कोई व्यक्ति है और आपने जो नेगेटिव योग बताया था ना, मंगल राहु साथ होना, जैसे अंगारक योग है, मंगल शनि साथ होना, किसी की जन्म पत्री में बनता है लेकिन उसका विवाह नहीं हुआ और आपका ये पॉडकास्ट देख के वो डर नहीं जाए, तो ऐसी स्थिति में ऐसे उपाय बता दो कि भाई वो बेचारे को विवाह संबंधी दिक्कत ना हो, क्योंकि बहुत सारी टेंशन आपने कई लोगों को दे दी है जी। तो वो उपाय बता दीजिए कि वो कर ले और करके भाई हाँ ये उपाय किए ना, अब तुम्हें जीवन साथी अच्छा मिलेगा, भाई टेंशन मत लो। तो ऐसे उपाय जरूर बता दें आप। बिल्कुल बिल्कुल। मैं दर्शकों को एक बात कहना चाहता हूं, मेरा उद्देश्य डराना नहीं है, मेरा उद्देश्य केवल उनको जागरूक करना। बिल्कुल, यानी कि आप मान लीजिए कि वेद पुरुष के अंदर जो ज्योतिष है उसका स्थान है नेत्र का जी। नेत्र का काम है देखना, बिल्कुल। यानी कि मैं केवल आपको वो चीजें बता रहा हूं जो ग्रंथों में लिखी हुई है जी, और उनके भयावह परिणाम अपन को देखने मिल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मंगल जो है वो ऊर्जावान ग्रह है जी, आपको अनुशासित रखता है और नेतृत्व प्रधान होता है वो जी। अब मंगल की पावर को अगर आप बिल्कुल संतुलित नहीं करेंगे जी, तो फिर क्या है कि उसके भयावह परिणाम अपन को मिल सकते हैं। तो उपाय क्या करें? तो डराना मेरा उद्देश्य नहीं है, पहली बात तो मैं ये आपको कहना चाहता हूं। मैं तो केवल आपको जागरूक करना चाहता हूं कि किस प्रकार की स्थिति है। मैंने तो कहा कि आपको मंगल का मांगलिक व्यक्ति का विवाह नॉन मांगलिक के साथ भी कर सकते हैं, बहुत सारे योग बताए आपको मैंने। बिल्कुल। तो इस प्रकार के बहुत सारे उपाय हैं, जैसे कि मान लीजिए कि आज अपना पॉडकास्ट चल रहा है 2025 में जी, 2025 के बाद जो लोग देखेंगे वो तो हो सकता है कि जागरूक हो गए, लेकिन
2025 से पहले किसी का विवाह हो गया और नॉन मांगलिक के साथ हो गया और आज उसके साथ में ऐसी परिस्थिति दिक्कत चल रही है तो बिल्कुल। आप बहुत सारे उपाय कर सकते हैं जी, वो उपाय जैसे कि बताएं आप। मंगल से संबंधित चीजों का दान जो है वो और करना कौन हो। सी वस्तुएं होती है मंगल की? मंगल से संबंधित बहुत सारी चीजें होती है, जैसे कि तांबा जो है उसका दान कर सकते हो, तांबे का लाल जो फल है उनका दान कर सकते अनार है, एप्पल हो, है, मसूर की दाल की होती दाल है है जी उसका दान कर सकते हो, घी का दान कर सकते हो, गुड़ का दान कर सकते हो। जी। ये बहुत सारी चीजें हैं जो लाल वस्तुओं का दान आप हाँ। ये कब करना चाहिए दान? लाल कपड़े का दान कर सकते हो, जी। हनुमान जी की विशेष रूप से पूजा कर सकते जी। हैं जिसके कारण क्या है, मंगल का प्रभाव कम होगा। ये दान कब करना चाहिए? ये दान विशेष रूप से मंगलवार के दिन अगर करेंगे। हाँ, और क्या क्वांटिटी रखें इसमें, मतलब कितना सामान लें, कितनी? क्वांटिटी जैसे मान लीजिए कि तांबे का कोई भी पात्र लिया जा सकता है जी। उसके अंदर आप जो है मसूर की दाल भर करके और लाल कपड़े में लपेट के किसी व्यक्ति को दान कर सकते हैं। मैं व्यक्ति को या पंडित हाँ। जी को, किन को करें दान? पुरुष को करें, महिला को करें, पंडित जी को करें, किन को करें? बिल्कुल, ये आपने प्रश्न बहुत अच्छा पूछा है, इसका मैं जवाब आपको सटीक तरीके से दूंगा। दान जो होता है वो बहुत सोच समझ के करना चाहिए जी। ऐसा जरूरी नहीं है कि आजकल एक धारणा चल पड़ी है लोगों में, वो कहते हैं कि पंडित जी को दान करिए, तो पंडित जी के पास में तो बहुत पैसे हैं, पंडित जी को इस चीज की जरूरत ही नहीं है, किसी गरीब व्यक्ति को दान कर देते हैं। मैं कहता हूं कि दान जो एक चीज है उसको आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि दान जैसे कि आपको अपनी कोई कन्या है उसका दान करना है, आप उसके अंदर क्या क्या चीजें देखेंगे, किसी गरीब व्यक्ति के साथ सर्वगुण संपन्न ही देखेंगे हम, तो सर्वगुण संपन्न देखेंगे। तो उसी प्रकार से क्या होता है कि दान की चीज देते हुए भी बहुत सारी चीजों का गुणों को देखा जाना चाहिए कि व्यक्ति जो है त्रिकाल संध्या करने वाला हो, अच्छा, पंडित जी जो है मंत्रों का ज्ञाता हो, अच्छा ब्राह्मण होना चाहिए, अच्छा आचरण होना चाहिए, ओके, शराब का सेवन ना करे, जी। उसका चरित्र बहुत अच्छा हो, ऐसे व्यक्ति को दान त्रिकाल संध्या हो, तो ऐसे व्यक्ति की पहचान करके फिर दान करना चाहिए, उसके शुभ परिणाम अपन को प्राप्त। और क्वांटिटी, मतलब जैसे आपने कहा कि पात्र लो, उसमें दाल भर के, दाल कपड़ा बांध के गुड़ दे, तो क्या जैसे कोई 1 किलो दे दे, 1.25 किलो दे दे, 10 किलो दे दे, हाँ। तो क्वांटिटी अपने हिसाब से रख सकते वो अपनी जेब के आधार पर होती है, ऐसी जरूरी नहीं है श्रद्धा के अनुसार, कोई व्यक्ति गरीब है, जितनी आर्थिक स्थिति है। हाँ। तो हमें कुछ और उपाय भी बताएं, जैसे कोई मंत्र जप हो या कुछ कौन से देवी देवताओं की पूजा है जिससे लाभ होता हो, वो भी हमें बताइए आप। देखिए, मैं कुछ चीजें आपको बताऊंगा, जैसे कि किसी व्यक्ति का मार्केस मंगल हो जी, तो उसको क्या है, लाल चीजों को ग्रहण नहीं करना चाहिए। जैसे आप देखते हैं कि कोई गिफ्ट देता है तो लाल रंग का कपड़ा आपको दान कर दिया जी, तो मैं कहता हूं कि आपको हाथ जोड़ लेना चाहिए उस समय जी, कि मैं लाल कपड़ा नहीं लूंगा, क्योंकि उसके लिए मार्केस की स्थिति बना रही है जी, तो लाल चीजें उसके लिए ज्यादा घातक हो जाएगी। ओके, उनको दिक्कत देगी, हाँ। उनको समस्या दे सकती। तो आप कुंडली में पंडित जी से ये पूछे कि भाई मेरे जो कुंडली है उसके अंदर मार्केस की स्थिति कौन से ग्रह मेरे लिए खराब है जी, और मुझे किन किन चीजों का दान नहीं लेना चाहिए, है ना। तो जो कोई व्यक्ति दे रहा है वो अपनी तरफ से देने वाला, मतलब हो गया एक दान अपने पास में आ रहा है जी। तो अगर अपन ने लाल चीजों को धारण कर लिया तो वो क्या है कि हमारे लिए खराब हो जाएंगे, ओके, घातक सिद्ध हो सकता है। घातक सिद्ध हो सकती है। तो मंगलिक जो व्यक्ति होते हैं उनको एक तो लाल चीजों का थोड़ा परहेज करना चाहिए कि कम पहननी चाहिए, जिससे कि उनकी पावर जो ज्यादा बढ़े नहीं जी। और मंगल से संबंधित चीजें जैसे कि आप मंत्र का जप कर सकते हैं जी। मंगल का मंत्र है ओम अमंगारकाय नमः जी, एक छोटा सा मंत्र है जिसको करने से बहुत अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। बीज मंत्र है, बीज मंत्र है जी। और बहुत सारे मंत्र हैं जिनका भी अपन उच्चारण कर सकते हैं और हनुमान जी की जो सेवा है वो करना सबसे ज्यादा बेस्ट माना जाता है, क्योंकि हनुमान जी की सेवा करने के बाद में मंगल से संबंधित जितनी भी प्रकार की परेशानियां अपने जीवन में होंगी वो खत्म हो जाएंगी एक तरीके। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है। तो चलिए ठीक है, आज देखिए अशोक जी हमारे जो है डिविनेशन टॉक्स के इस शो पर आए और उन्होंने हमें क्या बताया कि जो माता पिता अपनी संतान को लेकर के चिंतित हैं, खासकर मंगली योग को लेकर के, तो उनको चिंता कब करनी चाहिए, कब नहीं करनी चाहिए, उन्होंने बताया। और अगर मंगली हैं भाई और विवाह ऐसा हो गया है कि नॉन मंगली, तो भी चिंता मत करो, वो उपाय उन्होंने बता दिए हैं जो करके आपको बहुत लाभ होने वाला है। और आज उन्होंने मतलब मंगली का बिल्कुल जो योग है उसको खोल करके रख दिया, स्पष्ट कर दिया है। आज के बाद में हमें मंगली योग को लेकर के किसी भी तरह का कोई भ्रांति या अंधविश्वास नहीं होगा, ये पक्का है। आप सभी ने पूरा पॉडकास्ट देखा, इसके लिए मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं और आभार जताता हूं मैं अशोक जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे दर्शकों को आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई। नमस्कार। नमस्कार सर।